47 में बीज पड़े बांग्लादेश के, यहीं से शुरू करूंगा। कैसे कह सकते हैं आप, कैसे? देखिए, बांग्लादेश बना था धर्म के आधार पे, लेकिन धर्म ने वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान को जोड़ा था, लेकिन उसने उनको बाइंड नहीं किया। और क्योंकि कल्चर अलग था, ज़बान अलग थी, और लोग अलग थे एथनिकली। वेस्ट पाकिस्तान में पंजाबी थे, बांग्लादेश में बंगाली थे। पर उन्होंने सोचा कि भाई ये इस्लाम इनको दोनों को जोड़ लेगा और ये मिलजुल के रहने लगेंगे। लेकिन शुरुआत से प्रॉब्लम्स पड़ने लगी, क्योंकि जो उनका मेन जो फसल थी वहाँ पे जूट थी, और जूट की जो उपज थी वो सब ईस्ट पाकिस्तान में थी, पर जो मिल्स थी वो सब वेस्ट बंगाल में थी। और कैलकाटा जूट इंडस्ट्री का मेन सेंटर था, सारे मारवाड़ी उसको कंट्रोल करते थे। तो वो सेंटर चला गया और मिल्स चली गई, लेकिन जो जूट की फसल थी वो ईस्ट पाकिस्तान में उगने लगी। तो एक किस्म का आर्थिक दरार पड़ गई। मिलें इधर रह गई, हाँ, और बनाने वाले उधर रह गए, कच्चा माल उधर रह गया। हाँ। साथ में जो ये आपका जो चाय था, अब चाय का उत्पादन जो है भारत में ये 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब चीन से एक अंग्रेज़ कोई 40,000 पौधे लेके आया था, और साथ में 20-25,000 चीनी कुली लेके आया था, और उन्होंने वहाँ पे असम में इसकी उपज शुरू कर दी। अब काफ़ी चाय जो है वहाँ पे भी उगती थी, बांग्लादेश में जो इलाका गया विभाजन के बाद, पार्टीशन के बाद। तो वो जो, लेकिन जो चाय का मेन बिजनेस था वो कलकत्ता में था। तो वो चाय से भी उनको नुकसान हुआ कि भाई उनकी चाय भी वहाँ पे प्रोसेस नहीं हो रही थी, जा नहीं रही थी, चीज़ें अलग अलग हो गई थी। और साथ में जो सारा धंधा था वो कलकत्ते में था। तो उनके पास में एक किस्म का, आप समझिए कि वो एक लावारिस औलाद बन गए पाकिस्तान के। और पाकिस्तान ने उनको एक कॉलोनियल माइंडसेट से देखा कि ये एक सब्जेक्ट लोग हैं, इनके ऊपर हम शासन करेंगे, वी विल रूल ओवर देम, लेकिन ये हमारे इक्वल नहीं है। सुब्रोटो भी कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं आपसे एक, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, सो यू हैव टू बेयर विथ मी। मैं आपसे 2-3 चीज़ें, आपके दर्शकों को पता है लेकिन मैं कहूँगा। एक ये है कि लोग भूल जाते हैं कि अनडिवाइडेड बंगाल was 5% of the world's GDP. वाह! Undivided Bengal was 5% of the world's GDP. It was phenomenally rich. और कई लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में लोग आते ही थे कि बंगाल का पैसा लेके फिर पूरे देश को कब्जा करेंगे। ठीक है, हम जब ये किताब लिख रहे थे, एक रेलवे लाइन का जिक्र आता है। ये रेलवे लाइन जब बना था अंग्रेजों के ज़माने में, तब ये बनाई था ट्रेड के लिए। ये उतरता था असम से, और बांग्लादेश में सिलेट बोल के एक जगह है जहां चाय के बहुत खूबसूरत बागान है, इस साउथ ऑफ असम। और वो सिलेट से उतर के एक जंक्शन पे आता है जिसको कहते हैं अखौड़ा। अखौड़ा का रेलवे लाइन और अगरतला का रनवे टच करता है आज भी। अच्छा। उसके नीचे आता है गंगा सागर, और वो रेलवे लाइन जाती है कुमिल्ला, वहां से चिटागांव। हम भूल जाते हैं कि जैसे सूरत एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग एरिया था, भरूच वेस्ट में, चिटागांव ईस्ट में बहुत बड़ा ट्रेडिंग बेस था, पोर्ट बहुत बड़ा ट्रेडिंग था। लेकिन जब पार्टीशन हुआ और रैटक्लिफ ने लाइन खींची, ये लाइन मतलब सटके है लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में आ गया। तो इकबाल ने जैसे जिक्र किया कि पूरा चौपट हो गया इकोनॉमी, और इतना खुशहाल एरिया था वो पूरा मतलब गरीबी में डूब गया। एक ये चीज हमें याद रखनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि हम लोगों ने जब किताब लिखी
वी डिप्ड इनटू द रिकॉर्ड्स लेफ्ट बाय द पाकिस्तानीज। हर पाकिस्तानी खराब नहीं होता है, हर बांग्लादेशी खराब नहीं, हर हिंदुस्तानी खराब नहीं। उन्होंने काफ़ी डिटेल्ड किताब लिखी हैं कि क्या हुआ था। वो खुद ये मानते हैं, जो इकबाल कह रहे हैं, कोई पाकिस्तानी दोस्त जो देख रहे होंगे बोल रहे ये इंडियन है, ये इसीलिए बात कर रहे हैं, नहीं, ये बात उन्होंने लिखी है कि हम लोगों ने इस तरह का बर्ताव किया बंगालियों के साथ। हाँ, अब तो वैसे ही नहीं, मानते हैं। मैं 1972-73 की बात कर तब रहा भी हूँ। मान रहे थे। तब भी मानते थे। खाली मानते ही नहीं थे, उन लोगों ने विस्तार में इसके बारे में लिखा है कि जो गाली गलौज देते थे, और ये भी लिखा है कि इतनी गरीबी थी बंगाल में, जबकि वो बंगाल जाते थे पोस्टिंग पे, पाकिस्तान के अफसर लोग जाते थे, वो देखते थे कि कितनी गरीबी है बंगाल में, और वहाँ के लोग ये जानते थे कि यहाँ बड़ी खुशहाली थी। तो अभी जो नैरेटिव बांग्लादेश में हिंदुस्तान ने किया है, भूल जाते हैं कि इसका एक बैकग्राउंड है। तो यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। और एक चीज जो बहुत बड़ी बात हुई थी, विच इज ऑन लैंग्वेज, कि जिन्ना साहब जब एक ही बार ईस्ट पाकिस्तान गए बनने के बाद, उन्होंने ढाका में कहा और ढाका यूनिवर्सिटी में कहा कि उर्दू विल बी द नेशनल लैंग्वेज। वो भी उस दौर में जब वहां मांग हो रही थी ऑलरेडी, लेकिन उन्होंने उसके ना इधर कुछ कहा ना उधर कुछ कहा, सीधा कहा उर्दू बनेगी। हाँ, और बहुमत उनका था, और उनका था बंगालियों का। और जिन्ना साहब का एक, वो भी बहुत बड़े लीडर थे, इससे कोई नहीं कतरा सकता, लेकिन जिन्ना साहब वाज अ वेरी ऑब्स्टिनेट मैन। आई मीन, एक चीज जो जिन्ना साहब के बारे में कोई विवाद नहीं है कि एक बार कुछ कह दिया तो बस उससे हटते नहीं थे। ईस्ट पाकिस्तान एक्सप्लोडेड बिकॉज लैंग्वेज इज अ वेरी सेंसिटिव इश्यू इन द सबकॉन्टिनेंट। इकोनॉमिक हो गया फिर, और आप ये लिंग्विस्टिक हो गया, फिर कल्चर हो गया। कल्चर, वो कहते थे कि ये आप लोग रविंद्र संगीत क्यों गाते हैं, ठीक है ना, आप लोग आपका खाना वाना ऐसा क्यों है, और आप हमारे जैसे मुसलमान नहीं हैं, मछली खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, और आप हमारे जैसे मुसलमान नहीं हैं। आप लोग हिंदू थे, अब मुसलमान बन गए हो, तो आप हमारे जैसे सुन्नी वहाबी मुसलमान नहीं हैं। ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये, हाँ, तो ये सब चीजें नुआंस्ड होती हैं, लेकिन ये सब एक साथ मिला, लैंग्वेज राइट्स हुए ढाका में,